Chapter 117 Entitled Chapter 116 ईशानी, नंदिनी और शिवानी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे। वो तीनों मिलकर कनिष्का अग्रवाल को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे थे। ईशानी, तुम यहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। जिस वक्त ईशानी ने आशीष को अपनी नज़रों के सामने देखा तो वह हैरान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशानी ने आशीष से पूछा। मैं इस यहाँ बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के बगल में खड़ी हुई शिवानी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। ईशानी ने कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखा। उसको कंफ्यूज देखकर शिवानी ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे लगा कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आशीष को यहाँ बुलाया। उद्धरण चिन्ह। तुम तो ऐसी कभी भी नहीं थी, शिवानी। उद्धरण चिन्ह। शिवानी को किसी चीज से कोई डर नहीं लगता था, तो भला आज उसी चीज का डर कैसे हो गया कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कभी भी कोई काम करने से पहले उसका परिणाम नहीं सोचती थी। और क्या तुम आशीष से नफरत नहीं करती थी? तुम्हें तो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो तुमने उसी से मदद क्यों मांगी? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में ईशानी इसी बात को लेकर ज्यादा उत्सव थी। आज से पहले वह दोनों जब भी एक दूसरे से मिले थे तो हमेशा एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। वह दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तुम्हारा आज वह एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हैं? क्योंकि। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अचानक ही अपने होठों को अपने दांतों के लिए दबा लिया। उसे समझ नहीं आया कि वह अचानक ईशानी को सब कुछ कैसे समझाएं। आशीष ने जब देखा कि शिवानी को ईशानी को जवाब देने में दिक्कत हो रही है, तो उसने ईशानी की तरफ देखा और उसे समझाते हुए बोला, ईशानी, इस दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी लड़ाई पैदा नहीं हुई है जिसे एक ट्रीट के साथ सुलझाया ना जा सके। और अगर एक ट्रीट से कम ना चले तो हम 2, 3, 4 या फिर तब तक एक दूसरे के साथ खाना खा सकते हैं जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए। मेरे हिसाब से तो एक अच्छा खाना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? ईशानी ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों की जांच की और सोचा क्या उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था जो वह नहीं जानती थी। शिवानी, जो इस वक्त थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी, उसने बेसब्र होने का नाटक किया और कहा, ठीक है, आज हम सभी यहाँ नंदिनी का बदला लेने के लिए आया है। पहले हम ये काम करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ईशानी ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी अगर शिवानी और आशीष के बीच कुछ हुआ तो वह अच्छी बात ही होगी। जैसे ही वे लिफ्ट लेने वाले थे, आशीष ने अचानक से कहा, थोड़ी देर रुको, कोई है जो अभी तक नहीं आया है। कौन? ईशानी ने पलटकर आशीष को देखा और संदेह के साथ उससे पूछा। आशीष ने हंसते हुए कहा, लो, वह आ गया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने अस्पताल के एंट्री गेट की ओर इशारा किया। उसकी बात सुनकर तीनों लड़कियों ने एक ही साथ उसे तरफ देखा। उन्होंने देखा कि एक लंबे चौड़े शरीर वाला आदमी उनकी तरफ ही आ रहा था। रोहित। जब वह व्यक्ति उनके पास आया तो उसका जाना पहचाना हुआ चेहरा देखकर ईशानी खुद को हैरान होने से नहीं रोक सकी। ईशानी, क्या तुम इसे जानती हो? शिवानी ने उससे पूछा। हाँ, ये अभिमान के कसिन ब्रदर है। उद्धरण चिन्ह। जहाँ तक रोहित के यहाँ आने का सवाल है, ईशानी ने सोचा कि आशीष ही होगा जिसने उसे कंपनी देने के लिए यहाँ बुलाया होगा। ईशानी असहाय थी। उसने इस मुश्किल को खुद ही हल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन अब अगर उनके साथ 2 आदमी मौजूद थे तो उन पर अब दूसरों को धमकाने का आरोप लगाया जा सकता था। सॉरी, आई एम लेट। रोहित हाफने लगा और उन्हें देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। नहीं, कोई बात नहीं, तुम ठीक समय पर आए हो। आशीष ने इसका कंधा थपथपाया और फिर तीनों लड़कियों की तरफ देखकर उनसे कहा, अब सब लोग आ गए हैं, चलो अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आशीष के खाने के बाद वह सभी लिफ्ट के अंदर चले गए और वहां से 7th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। उस पूरे वार्ड में कनिष्का अग्रवाल अकेली ही थी। उन सभी को वहां देखकर कनिष्का घबरा गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शांत किया और तीखे लहजे में उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हम यहाँ तुम्हें देखने के लिए आए हैं। ईशानी ने मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने बगल में खड़ी हुई शिवानी की तरफ देखा और कहा, शिवी, तुम कनिष्का के लिए जो फ्रूट्स और फ्लावर्स लेकर आई थी वह ले आओ। उद्धरण चिन्ह। क्या? कौन से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स? शिवानी एक पल के लिए आवाक रह गई और फिर उसने दया के साथ कहा, ओह, आई एम सो सॉरी, मैं वह खरीदना भूल गई। उद्धरण चिन्ह। तुम इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हो? हम यह एक मरीज को देखने के लिए आए हैं, तो हम उसके लिए प्रेजेंट लाना कैसे भूल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने शिवानी को शिकायत करते हुए उसे कहा। ईशानी की बात सुनकर शिवानी ने कहा,
मैंने सुना है कि मिस शिवानी के सिर पर सिर्फ थोड़ी सी खरोंच आई है। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है और वैसे भी उनकी हालत कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनकी की पूरी बातचीत का तात्पर्य है ये था कि कनिष्का से मिलने आने के लिए किसी भी फल या फूल की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही उसे ज्यादा चोट आई थी। क्या ऐसी बात है? ईशानी ने शिवानी की बात पर विश्वास न करने का नाटक किया और फिर कनिष्का से कहा, मिस अग्रवाल, क्या आपको सिर्फ एक खरोंच आई है? तो इतनी छोटी सी चोट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों कराया जाएगा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी और शिवानी को एक दूसरे की बात दोहराते हुए देखकर और ऐसी एक्टिंग करते हुए देखकर आशीष और रोहित अपनी हंसी दबा रहे थे। क्या वो दोनों जानबूझकर कनिष्का को शर्मिंदा नहीं कर रहे थे? तुम दोनों को यहाँ पर आने की, और वैसे भी तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। बाहर निकलो यहाँ से। कनिष्का का चेहरा काफी बिगड़ गया था। उसने ईशानी के सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अग्रवाल परिवार अपने मेहमानों के साथ इस तरह से व्यवहार करता है? उद्धरण चिन्ह। इस समय नंदिनी आगे बढ़ी और उसने कनिष्का को घूरकर देखा, जो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। नंदिनी को देखकर कनिष्क की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। वो डर के कारण कांपने लगी और उसने उनके सामने विनती करते हुए कहा, नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर। मैं मानती हूँ कि यह सब सिर्फ मेरी गलती है। मुझे हिमांशु को तुमसे चुराना नहीं चाहिए था। वह मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो मुझे। उद्धरण चिन्ह। कनिष्क के अचानक इस तरह एक्सप्रेशन और उसके लहजे को सुनकर ईशानी और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। उसके बाद शिवानी और ईशानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों एक साथ कनिष्क की तरफ बढ़ गए। कनिष्का, अगर तुम्हें एक्टिंग करना है इतना ही पसंद है, तो क्यों ना हम तुम्हें ऐसे अकेले एक्टिंग कैसे करने दे सकते हैं? अगर तुम एक तरफ एक्टिंग करोगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा ना। एक्टिंग भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उन्हें कदमदार कम अपने पास आते हुए देखकर कनिष्का इस बार सच में घबरा गई थी। उन दोनों की तरफ देखते हुए उसने उनसे सवाल किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। कनिष्क की चीखों और संघर्षों के साथ ईशानी ने उसके माथे के चारों ओर लिपटी हुई पट्टी को हटा दिया, जिससे उसका घाव दिखाई देने लगा। ये निश्चित रूप से एक छोटा सा घाव था। कनिष्का, क्या तुम्हें बाकी ऐसा लगता है कि पुलिस वह सब कुछ करेगी जो तुमने करने के लिए कहोगी? ईशानी ने वह पटरी कनिष्क की ओर फेंक दी। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी अमीर हो कि तुम नंदिनी को जेल में डाल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। कनिष्का को एहसास हुआ कि उन सभी को उसकी चाल समझ आ गई थी, इसलिए उसने अब अपना दिखावा बंद कर दिया। तो क्या नंदिनी मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है? मैं उसे आसानी से कुचल सकती हूँ। मेरी नजरों में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कनिष्का ने पूरी अकड़ के साथ कहा। उसकी बात सुनने के बाद शिवानी इतने गुस्से में थी कि उसने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन ईशानी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। शिवी, ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शिवानी बाकी बहुत गुस्से में थी। ईशानी धीरे से मुस्कुराए और उसने कहा, अगर गली का कोई आवारा कुत्ता तुम्हें काटता है तो क्या तुम भी उसे काटती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी, क्या तुम इनडायरेक्ट कह रही हो कि मैं एक कुत्ता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तब जाकर शिवानी को कुछ समझ आया। उसने और असहमति जताई, सिर्फ तब जब तुम इसे स्वीकार करती हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद वह कनिष्का की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उन लोगों के चेहरे की मुस्कान देखकर कनिष्का गुस्से से कांप उठी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और शिवानी की ओर देखा। कनिष्का, मैं अच्छे से जानती हूँ कि नंदिनी के पेरेंट्स को तुमने ही फ्रेम किया है। उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और वो सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था। तुमने वह सब सिर्फ और सिर्फ हिमांशु को पाने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हंसते हुए कहा और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में कुछ ठंडापन सा घूम गया। और अब तुम नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ोगी। उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर और उसे जेल भिजवाकर तुम पहले ही काफी बड़ी गलती कर चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। और अगर अब तुमने नंदिनी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाकर रख दूंगी। शिवानी ने कहा। नंदिनी ने अपनी दोनों दोस्तों की तरफ देखा जो उसके लिए आज उसके सामने खड़ी थी। उन दोनों को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वह यहाँ पर न रोए। ईशानी ने उससे कहा था कि उसे उन लोगों के सामने एक आंसू भी नहीं बहन है, इसलिए वह रो नहीं सकती थी। गहरी सांस लेते हुए नंदिनी ने अपने बैग में से एक USB ड्राइव निकाली। कनिष्का, मेरे माता पिता को फंसाया गया था। मुझे उसके सारे सबूत मिल गए हैं।
और जब तक मैं ये यूएसबी ड्राइव पुलिस को दूंगी उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कनिष्क की आंखों में घबराहट की झलक देखी जा सकती थी, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छुपा लिया। उसने नंदिनी की तरफ देखा और व्यंग्यपूर्ण कहा, तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें लगता है कि तुम इस यूएसबी ड्राइव से अपने माता पिता को बचा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आखिरी फैसला पुलिस का ही होगा। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास आई, उसकी आंखें दृढ़ और ठंडी थी। कनिष्का, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने और हिमांशु ने जो किया उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। तुम जानती क्या हो? कनिष्का ने उसकी ओर घुरकर देखा। नंदिनी को इतना आत्मविश्वासी देखकर वह डर गई थी। उसकी तरफ देखते हुए नंदिनी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कनिष्क, बदलाव बहुत जरूरी है। जेल तुम दोनों का इंतजार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद नंदिनी पलट गई और उसने ईशानी और शिवानी से कहा, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ इतना ही। शिवानी इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि उन्होंने तो कनिष्का के साथ कुछ किया ही नहीं, तो क्या यह उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो क्या? शिवी, कभी कभार मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा पेनफुल होता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने कनिष्का पर अपनी नजर डाली, जो स्पष्ट रूप से काफी असहज और घबराई हुई लग रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई, लेकिन उन दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने आशीष और रोहित की ओर इशारा किया। उसने सोचा था कि उन लोगों को उनकी मदद की जरूरत होगी, लेकिन वह दोनों तो वहीं खड़े रहे और पूरा शो देखते रहे। जब 117 चैप्टर 117। कनिष्का को सबक सिखाने के बाद वह सभी लोग वहां से निकल गए थे। बाहर आकर शिवानी ने ईशानी से कहा, लेकिन उन दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने आशीष और रोहित की ओर इशारा किया। उसने सोचा था कि उन लोगों को उनकी मदद की जरूरत होगी, लेकिन वह दोनों तो वहीं खड़े रहे और पूरा शो देखते रहे। वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अगर यहाँ आ ही गए तो क्यों नहीं से कुछ काम कर लिया जाए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी नंदिनी की तरफ देखा और फिर रोहित से कहा, रोहित, मैं नंदिनी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, मैं? उद्धरण चिन्ह। रोहित ईशानी को इनकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने ईशानी के चेहरे को देखा तो वह कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं उसे सही सलामत घर तक पहुंचा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। गुड। ईशानी ने संतुष्टि के साथ मुस्कुरा कर कहा। रोहित को ऐसा क्यों लग रहा था कि ईशानी उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। रोहित ने चुपचाप अपनी भौहें ऊपर उठाए और नंदिनी पर अपने निगाहें घुमाई। जैसे ही उन दोनों की नजरें आपस में मिली, वे एक पल के लिए ठीक ठाक गए और फिर इधर उधर देखने लगे। आशीष, मैं शिवानी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने शिवानी और आशीष के लिए भी सब कुछ प्लान कर रखा था। और तुम्हारा क्या? शिवानी ने उससे पूछा। मैं पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। विक्रम जी अभी तक कोमा में थे। डॉक्टर ने कहा था कि उसे मेडिसिन ने उनके दिमाग पर काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। अगर अब उन्हें होश आ भी जाता है, तो भी उनकी हालत कभी पहले के जैसे नहीं हो पाएगी। उसकी माँ की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही कनिका और उसकी माँ उनके घर में आ गए थे, जो ईशानी कभी समझ नहीं पाई थी। इसलिए वह हमेशा सिर्फ अपने पिता को ही ब्लेम करते थे। उसके बाद से उन दोनों हम बाप बेटी का रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ गया। लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। अनजाने में उसने ही अपने पिता को छाया और कनिका की तरफ धकेला था, और वह दोनों माँ बेटी हमेशा से इसी चीज की उम्मीद कर रहे थे। पहले वह काफी बेवकूफ थी। ईशानी आत्मज्ञानी से मुस्कुराए, फिर उसने अपने पिता का ठंडा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली, पापा, अगर आप हमेशा कनिका का साथ नहीं देते तो शायद आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आपको इस तरह यहाँ हॉस्पिटल बेड पर लेटे नहीं रहना होता। आपने हमेशा हर चीज में कनिका का साथ दिया था, लेकिन अब मैं उन दोनों पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। अब आप कोई पक्षपात नहीं करेंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। वेल पापा, आई एम मैरिड। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब आपको वापस होश आ जाएगा तो मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। मम्मा ने मुझे वह बनाना सिखाया था, और पता नहीं क्यों सिर्फ उसे एक डिश में ही मेरा और मामा के खाने का स्वाद बिल्कुल से होता है। वैसे भी काफी समय से आपने उनके हाथों के जैसा स्वाद चखा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी काफी देर से अपने पिता से बात किए जा रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता उसकी कोई भी बात सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह फिर भी न जाने क्यों उनसे बात कर रही थी।
उसे ऐसा लगता था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने पिता के अस्तित्व को महसूस कर सकती थी। सब अभिमान कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि ईशानी बेड के पास सो रही है। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने अपना कोट उतार दिया। वह ईशानी के पास आया और उसने अपने कोट से उसे कर दिया। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर लुढ़क आए थे। उसे प्यार से उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया, उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। जब उसने गहरे और कोमल स्नेह से उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ईशानी ठीक से नहीं सो पा रही थी। उसे रह रहकर डरावने सपने आ रहे थे। उसके सपने में उसके माता पिता और अभिमान सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। नहीं, ईशानी अचंभित होकर चिल्लाए और फिर वह चौंक कर अपने सपने से जाग गई। जब उसको एहसास हुआ कि वह सिर्फ सपना था तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। सौभाग्य से वह सिर्फ एक डरावना सपना था। उसने चाहत की लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गई। जब उसने अपने हाथ फैलाने चाहे तो उसके कंधों पर से कोट लूडो कर नीचे जमीन पर गिर गया। वह खड़ी हुई और उसने वह कोट उठा लिया। ये तो अभी का कोट है। उद्धरण चिन्ह। तो उसे भी यही होना चाहिए था। ईशानी ने अपनी गर्दन घुमाई और सोफे की तरफ देखा। वह वही सोफे पर सो रहा था। ईशानी ने धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही वह उसे उसके कोट से करने वाली थी उसने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी काली आंखें देखकर ईशानी अपनी जगह पर ठिठक गई। क्या हुआ? अभिमान ने मुस्कुराकर उससे पूछा। उसकी गहरी और मनमोहन आवाज सुनकर ईशानी को होश आया और उसने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने देखा कि तुम यहाँ सो रहे हो तो मैं तुम्हें जिक्र करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसके हाथ में पड़े हुए कोट पर नजर डाली और उसे अपने पास बैठा लिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आराम कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान काफी थका हुआ लग रहा था। ईशानी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और प्यार से उसकी आईब्रो को सहलाया। उसने उससे पूछा, क्या तुम थक गए हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने सीधा उसकी आंखों में देखा, जो उसके लिए प्यार से भरी हुई थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे हल्के से चुम लिया। तुम्हारे साथ होने पर मुझे थकान महसूस नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के साथ होने पर उसे थकान महसूस नहीं हुई। उसकी आवाज काफी भारी और कर्कश थी, मानव को अपनी प्रबल भावनाओं को दबा रहा हो। ईशानी ने अपने होंठ ढाबा लिए और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के आगे रख लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भरने लगे थे। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी तो मुझे डर है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया और उसने मजाक करते हुए कहा, अगर वो दोनों अभी हॉस्पिटल में नहीं होते तो वो उसे अपनी बाहों में भरकर उसे चुम लेता। अभिमान की बात सुनकर ईशानी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठे और उसकी आंखों में कुछ चालाकी झलक उठी। फिर वो अचानक उसकी तरफ झुकी और उसने उसके होठों को चुम लिया। अभिमान ने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल किए हुए रखा था। उसने अनिच्छा से उसके होठों को छोड़ दिया और गहरी आंखों से उसके लाल और हल्के सूजे हुए होठों को देखा। उसने उसके आंखों में देखते हुए धीरे से उसके लाल होठों पर अपनी उंगली फेरी और कहा, आज जल्दी घर आ जाना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। वो अभिमान की तरफ झुककर उसके सीने पर अपना सिर रखकर बैठ गई थी। अभिमान ने भी उसे सहेजकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। थोड़ी देर बैठने के बाद अभिमान वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के कुछ देर बाद छाया और कनिका वहां आ गए। ईशानी रूम के अंदर बने हुए एक छोटी सी किचन के अंदर थी। वह वहां जग के अंदर पानी भर रही थी। पानी की आवाज के कारण उसने उनके अंदर आने की कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। जब तक उसने नल बंद नहीं किया तब तक उसे उन दोनों की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन तब बंद करने के तुरंत साथ ही उसके कानों में उन दोनों की आवाज है आने लगी। कनिका, क्या तुम्हारे पिता सचमुच कभी होश में नहीं आएंगे? उद्धरण चिन्ह। ये छाया की आवाज थी। मॉम, आप चिंता मत करो, अब इन्हें कभी होश नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। कनिका की आवाज काफी ईविल थी, लेकिन अगर इन्हें होश आ गया तो? छाया अभी भी काफी फिक्रमंद थी, क्योंकि अगर विक्रम जी को होश आ जाता है तो अग्निहोत्री ग्रुप फिर से उनके और ईशानी के पास चला जाएगा। क्या होगा अगर? कनिका ने मजाक किया, कोई भी अगर नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह। वह बड़ी मुश्किलों के साथ अग्निहोत्री ग्रुप को अपने कंट्रोल में करने में सक्सेसफुल हुई थी। वह अपनी पूरी मेहनत पर इस तरह पानी नहीं पीने दे सकती थी। वह कभी भी अग्निहोत्री ग्रुप को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। दैट्स गुड। छाया ने राहत की सांस ली और फिर टॉपिक बदल दिया। कंपनी के डायरेक्टर्स का क्या रहा? क्या वह अभी भी तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह।
इनको कुछ लॉयल फ्रेंड्स के अलावा बाकी सभी लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स है और उनकी मदद से तुम आसानी से कंपनी की चेयरपर्सन बन सकती हो। उद्धरण चिन्ह। और उसके बाद मैं नमन से शादी कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कनिका के लिए उसे सबसे अधिक परवाह नमन की पत्नी होने की थी, वरना वह कभी भी नमन और ईशानी को अलग ना करती, और अब वह जल्दी ही अग्निहोत्री ग्रुप की चेयरपर्सन और नमन की पत्नी बन जाएगी। ईशानी को रोकने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। उन दोनों की बातचीत सुनकर ईशानी ने गुस्से के कारण अपने दांत पीस लिए। ये सब कुछ इन्हीं दोनों माँ बेटी का किया धरा था। ईशानी को आश्चर्य हुआ था कि अग्निहोत्री ग्रुप भला त्रिपाठी ग्रुप को पैसे क्यों देगा। अब उसे समझ आया कि इसके पीछे किसका हाथ था। इस कंपनी को उसके पिता ने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था, और वह इस तरह किसी को उसे बर्बाद करने नहीं दे सकती थी। वह अभी उन दोनों का सामना करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, बल्कि ईशानी ने वहीं खड़े रहकर पहले उन दोनों के वहां से जाने का इंतजार किया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ईशानी बाहर आ गई। बिस्तर की ओर चलते हुए वह अपने पिता के बूढ़े और थके हुए चेहरे को देख रही थी। उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। पापा, क्या आपने उन दोनों की बातें सुनी? आपने उन दोनों को दिल से अपना माना था, आपने उन दोनों को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन अब वह दोनों आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे अपने पिता के लिए काफी बुरा लग रहा था। अपने होठों को खींचकर उसने अपने आंसुओं को बहाने से रोकने की पूरी कोशिश की। पापा, मैं जानती हूँ कि आपने उसे कंपनी को खड़ा करने में कितने मेहनत की है, और मैं आपकी मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं आपकी कंपनी को उन दोनों के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगी। मैं आपके और मम्मा के लिए उसको प्रोटेक्ट करूंगी। उद्धरण चिन्ह। जाने से पहले वह कुछ देर तक अपने पिता को गौर से देखती रही। जब ईशानी वहां से चली गई तो बेड पर लेटे हुए विक्रम जी की आंखों के कोने में से एक आंसू की बूंद लुढ़ककर नीचे गिर गई। पूरे कमरे में शांति फैली हुई थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर की आवाज सुनाई दे रही थी। अस्पताल से निकलने के बाद ईशानी सीधा अग्निहोत्री ग्रुप में चली गई। कंपनी के अंदर जाने के बाद उसे फ्रंट डेस्क पर ही रोक लिया गया। मिस, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उद्धरण चिन्ह। जब से ईशानी और उसके पिता के रिश्ते में खटास आई थी, तब से वह कंपनी के अंदर कभी भी नहीं गई थी, तो रिसेप्शनिस्ट का उसे न जाना काफी नेचुरल था। नहीं, ईशानी ने सच्चाई से उसका जवाब दिया। तो फिर आप अंदर नहीं जा सकती हो। रिसेप्शनिस्ट विनम्रता के साथ मुस्कुराए और उसने उससे कहा। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठे और कहा, मैं चेयरमैन की बेटी ईशानी हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि वह कौन थी। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह ईशानी को क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप चाहे कोई भी हो, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। तुम काम पर कब आई थी? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अचानक से उसके सवाल किया। वह रिसेप्शनिस्ट अवाक रह गई। पिछले साल सितंबर में। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त तक ईशानी के पिता कंपनी में थे। ये सोचकर ईशानी मुस्कुराए और उसने उससे कहा, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि मेरे पिता के पास कंपनी में इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉइज है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर रिसेप्शन खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। उसकी मुस्कुराहट झूठी नहीं थी, वह दिल से मुस्कुरा रही थी। क्या आप वाकई मिस्टर विक्रम की बेटी है? रिसेप्शनिस्ट ने संदेह के साथ उससे पूछा। उसने ईशानी से दोबारा ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसके मन में अमीर लोग काफी घमंडी होते हैं और दूसरों को हमेशा नीचे नजरों के साथ ही देखते हैं। तो भला ईशानी इतनी सहज कैसे हो सकती थी? ईशानी को पता था कि वह क्या सोच रही है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, मैं मिस्टर विक्रम अग्निहोत्री की बेटी हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो क्या तुम उसे लड़की की बहन हो जो ऊपर है? रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा उससे पूछा। ऊपर? ईशानी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठे और उससे पूछा, क्या तुम कनिका की बात कर रही हो? हाँ, कंपनी में हर कोई कह रहा है कि अगली चेयरपर्सन वही बनेगी। उद्धरण चिन्ह। जब 118 चैप्टर 118। रिसेप्शनिस्ट में इधर उधर देखा और पाया कि कोई भी हम दोनों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह ईशान की तरफ झुकी और उसके कान में फुसफुसाकर वह दिखाए और शालीनता का परिचय देता है। वह जब भी कंपनी में आती है तो सभी मैनेजर को उनके चारों ओर घूमना पड़ता है। वह जिसे पसंद नहीं करती उसे कंपनी से फायर कर देती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसे लोगों को भी फायर किया है जो न जाने कब से इस कंपनी में काम कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह।
जब रिसेप्शनिस्ट ईशानी से बात कर रही थी तो ईशानी ने लिफ्ट में से आते हुए एक आदमी की तरफ देखा है जिसे वह जानती थी। उसने उसे आदमी को क्लियरली देखने के लिए अपना सर घुमाया और फिर उसे एहसास हुआ कि वह कौन है। मिस्टर खन्ना, उसने चिल्लाकर उसे आदमी को पुकारा। अपना नाम सुनकर उसे आदमी ने पीछे पलटकर ईशानी की तरफ देखा। जिस पर उसने ईशानी को देखा तो उनका उदास चेहरा संजीव हो उठा। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिराग खन्ना तेजी से उसके सामने चले आए। मैं यहाँ सिर्फ देखने आए थे कि कंपनी में क्या चल रहा है। ईशानी ने मुस्कुराहट रंग जवाब दिया। उसने ध्यान दिया कि मिस्टर खन्ना ने अपने हाथ में एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है तो उसने उनसे पूछा, मिस्टर खन्ना, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी का सवाल सुनकर चिराग जी के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं अपने भले के लिए कंपनी छोड़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अनिच्छा से कहा और इस्तीफा दे दिया। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? रिसेप्शनिस्ट सदमे से चिल्ला उठी। हर कोई जानता था कि जिस वक्त कंपनी की नींव रखी गई थी मिस्टर खन्ना तब से वहां पर काम कर रहे थे। मिस्टर खन्ना और मिस्टर अग्निहोत्री काफी अच्छे दोस्त थे, उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। मिस्टर खन्ना, क्या कनिका ने आपको नौकरी से निकाल दिया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, और ऐसा कौन करेगा? उन्होंने नाराजगी के साथ कहा। मिस्टर विक्रम हमेशा काफी हेल्दी रहते थे। अचानक की उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। इसके अलावा उन्हें कभी भी अपनी कंपनी का मालिक कनिका को नहीं बनना चाहिए था। तुम उनकी बेटी हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतना बेवकूफ़ी भरा काम कैसे कर दिया। उद्धरण चिन्ह। चिराग जी को अपना सिर हिलाते हुए और गुस्से में आए भरते हुए देखकर ईशानी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन साथ ही अब उसने अपना मन भी बना लिया था। वह अग्निहोत्री ग्रुप को कभी भी कनिका के हाथ नहीं लगने देगी, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि वह कौन है। विक्रम जी की जायज बेटी होने के नाते अग्निहोत्री ग्रुप पर उसका हक था, और साथ ही वह कनिका से भी काफी असंतुष्ट थी। चिराग जी और ईशानी की बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने ईशानी को अंदर जाने दिया। चिराग जी कह रहे थे कि अगर कंपनी की बागडोर करने का के हाथ में लग गई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लिफ्ट लेकर ईशानी सीधा उसे फ्लोर पर गई जहां पर चेयरमैन ऑफिस बना हुआ था। वह अभी भी वैसा ही था जैसे उसे याद था, सिवाय उन एम्प्लॉयज के जो उसका स्वागत करते थे। नमन, मैं कंपनी चलाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जब कंपनी मेरे नाम हो जाएगी तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे अच्छे से संभाल लोगे। तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जिस वजह से ईशानी अंदर हो रही बातें आसानी से सुन पा रही थी। ओह, ये तुम्हारे पापा की कंपनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नमन का बनावटी इनकार सुनकर ईशानी ने मन ही मन उसे कोसा। नौटंकी। उद्धरण चिन्ह। नमन, इसमें कुछ गलत नहीं है। सब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम सब कुछ शेयर करेंगे। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा, तो तुम्हें बाउंड्रीज के बारे में इतना क्लियर होने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कनिका की दिक्कत क्या थी? वह एक आदमी को खुश करने के लिए पूरी की पूरी कंपनी उसे सौंपने जा रही थी, लेकिन नमन ने एक बार फिर से मना करने का नाटक किया, लेकिन इस बार कनिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तो यह एक दिल है। मुझे लगता है कि यह कंपनी तुम्हारे हाथों में अब की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगी। तुम इसे ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। फिर ठीक है। नमन कनिका की बात मान गया। दोनों गधे। ईशानी की आंखों में अचानक ठंडापन तैर गया। फिर उसने धक्का देखकर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर कनिका और नमन डर के कारण तुरंत अलग हो गए। ये देखने के बाद कि कौन अंदर आया है, कनिका जल्दी ही साथ हो गई और उसने सख्ती के साथ उससे पूछा, ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। वही। जब नमन ने ईशानी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने पिछले काफी समय से उसे नहीं देखा था। उसकी नज़रों में ईशानी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। इस वक्त ईशानी में एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसका शानदार फिगर नजर आ रहा था। उसने अपने लंबे बालों को फिशटेल में गुंथ कर अपने कंधे पर रखा हुआ था। वो काफी ज्यादा एलिगेंट और आकर्षक लग रही थी। जब कनिका ने नमन को सीधे ईशानी की ओर घूरते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। ईशानी की तरफ देखते हुए उसकी निगाहें और भी भयावह हो गई थी। ईशानी ने धीरे धीरे अंदर आते हुए पूरे ऑफिस की ओर देखा। वह सामने रखे हुए एक बड़े से डेस्क की तरफ रुकी और उसने धीरे से देश के हल्के गोल किनारे को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसकी नज़र टेबल के पीछे रखी हुई एक लेदर चेयर पर पड़ी और एक खामोश व्यंग्य उसकी आंखों में तैर गया।
मैं यहाँ देखने आई हूँ कि मेरे पिता की कुर्सी पर कोई बैठा है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उन दोनों की ओर देखने लगी और उसके लाल होंठ सिकुड़ गए। आखिरकार इतने सारे लोग उसे पोजीशन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ईशानी, क्या तुम भी ये पोजीशन चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। कनिका का सवाल सुनकर ईशानी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए। बेशक। इसके अलावा ये पोजीशन और यह कंपनी फ्यूचर में मेरी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर कनिका जोर से हंसने लगी और उसने उसकी ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये सब मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह। विथ नो डाउट। ईशानी की स्माइल काफी ब्राइट थी, लेकिन उसकी आंखें उतनी ही ठंडी। उसने शब्द दर शब्द कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं और किसी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। खैर, गलतफहमी हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। ये कनिका के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन वह पहले ही कंपनी को मजबूती से अपने हाथों में थाम चुकी थी। अगली बोर्ड मीटिंग के बाद वह ऑफिशियली कंपनी की नई चेयरपर्सन बन जाएगी। ये कल्पना करते हुए कि जब वो नई चेयरपर्सन बनेगी तो ईशानी कितना पागल होगी, कनिका को बहुत खुशी हो रही थी। तुम अब बस देखा और इंतजार करो, कनिका ने मुस्कुराकर कहा और गर्व के साथ ईशानी को उकसाया। ईशानी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने कनिका और नमन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। वह चाहती थी कि वह उन दोनों के सामने जाए और उनके आत्मसंतुष्ट चेहरे पर थप्पड़ मार सके। हालांकि उसकी रैशनैलिटी ने उसे बताया कि वह भी ऐसा नहीं कर सकती है। उसे अभी खुद को शांत करने की जरूरत थी। वो सिर्फ रेशनल एनालिसिस की मदद से ही इस कंपनी को बचा सकते थे। एक गहरी सांस लेते हुए ईशानी आगे बढ़ी और उसने टेबल पर रखा हुआ फोटो फ्रेम अपने हाथों में उठा लिया। उसे फोटो के अंदर जो परिवार था वह काफी खुश नजर आ रहा था। उसके अंदर ईशानी के पिता, उसकी माँ और वह थी। वह तीनों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। अब ईशानी को पता चला कि इतने सालों के बाद भी उसके पिता ने अपनी डेस्क पर रखी हुई तस्वीर को नहीं बदला था। उसके मन में तुरंत ही विपरीत भावनाओं का आंतरिक तूफान आ गया और वह बेहद दुखी महसूस करने लगे। उसने अपनी उंगलियों की कोरों से उसे फोटो को सहलाया। उसकी आंखें काफी गहरी हो गई थी। उसने ठंडा लहजे में कहा, कनिका, तुम जानती हो ना कि मेरे पिता तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए कितने अच्छे थे। उन्होंने तुम दोनों के लिए सब कुछ किया था, और जो तुम अभी कर रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए ईशानी ने वह फोटो फ्रेम लिया और बिना पीछे देखे हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। नमन ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा था। ईशानी के वहां से जाने के बाद वह कुछ देर तक वैसे ही दरवाजे की ओर देखता रहा। नमन, कनिका ने असंतोष के साथ उसे कोहनी मारी। कनिका की आवाज सुनकर वह वापस होश में आया और उसने उसकी ओर देखा। क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम अभी भी ईशानी को पसंद करते हो? कनिका ने उसे गुस्से में देखा। कनिका की तरफ खामोशी से देखते हुए नमन की आंखों में न जाने कितने भाव तैर गए। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह हंस और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ समय बाद हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो भला अब मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वेल, कनिका किसी आज्ञाकारी लड़की की तरह उसकी बाहों में झुक गई। मैं तुम्हें अग्निहोत्री ग्रुप दे सकती हूँ। खैर, ईशानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए कनिका ने एक बार भी नमन की आंखों में नहीं देखा। उसकी नज़रें काफी बुरी थी। वह शुरुआत से ही अग्निहोत्री ग्रुप चाहता था, लेकिन अब उसे अग्निहोत्री ग्रुप के साथ ईशानी भी चाहिए थी। अभिमान से किए वादे के अनुसार ईशानी जल्दी ही घर लौट आई थी। घर पहुंचकर चेंज करने के बाद वह रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सारा खाना तैयार करने में उसे केवल 1 से 1.5 घंटा लग गया था। जैसे ही अभिमान घर लौटा तो खाने की खुशबू तुरंत उसकी नाक तक पहुंच गई। अपना कोट सोफे पर फेंकने के बाद वह सीधा डिनर हॉल में चला गया। जब उसने डाइनिंग टेबल पर रखे हुए बर्तन देखे तो उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। वह ईशानी की तरफ बढ़ गया जो अभी भी किचन में बिजी थी। उसके पीछे खड़े होकर उसने अपने हाथों को उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया। अभिमान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ था और ईशानी इस वक्त फ्राई पैन साफ कर रही थी। उसके इस तरह अचानक ऐसा करने के कारण उसके हाथ से डिस्क क्लॉथ छूकर सीधा सिक में गिर गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अभिमान था। उसने एक राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह कोई बेवकूफ़ है। भला अभिमान के अलावा उसके साथ ऐसा और कौन कर सकता है? तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने धीरे से पूछा।
उसने अपना सिर ईशानी की गर्दन की गहराई में दबा दिया और उसने आंख बंद करके उसकी खुशबू को सूंघा। चमत्कारी रूप से उसकी सारी थकावट पल भर में दूर हो गई। ऊपर लगी हुई लाइट उन दोनों के ऊपर हल्की पीली रोशनी बिखेर रही थी, जो खुद में ही काफी मनमोहक थी। काफी देर तक खामोश रहने के बाद उसने कहा, ईशानी, क्या तुम एक बात जानती हो? उद्धरण चिन्ह। हम क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम एक अच्छी पत्नी की तरह लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। की तरह से तुम्हारा क्या मतलब है? ईशानी ने असंतोष के साथ अभिमान को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। आई एम अ गुड वाइफ। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जब ईशानी थोड़ा गुस्से में होती थी तो और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। उसका मासूम चेहरा देखकर अभिमान हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी काली आंखें खुशी के कारण चमक रही थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे एक उज्जवल मुस्कान तैर गई। जब 119 चैप्टर 119 दिन के बाद अभिमान ने बर्तन साफ करने की पहल की, जबकि ईशानी उसके बगल में खड़े होकर उन्हें कपड़े की मदद से सुखाकर रख रही थी। वो दोनों बिल्कुल शांत है। कमरे में गर्माहट और शांति चुपचाप बह रही थी। ईशानी ने पानी के नीचे अभिमान के सख्त और लंबे हाथों को देखने के लिए अपना सर झुकाया, जिनके जोड़ काफी अलग और सुंदर थे। इतने खूबसूरत हाथों का इस्तेमाल वास्तव में बर्तन होने के लिए किया जा रहा था। व्हाट अ वेस्ट। अभिमान खुद खाना बनता था और खुद सभी बर्तन साफ करता था, जो उसके स्टेटस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। अगर वह उसे अच्छे से नहीं जानती और उन दोनों की शादी नहीं हुई होती, और उसे वक्त पर किसी ने उसे बताया होता कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट अभिमान राजवंश खाना बना सकते हैं और बाद में बर्तन भी धो सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से उसे पर विश्वास नहीं करती। घर के छोटे मोटे कामकाज से दूर रहना किसी भी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का स्टाइल होता है। हालांकि अभिमान के साथ शादी होने के बाद ईशानी की यह सोच बिल्कुल बदल गई थी। उसके बाद उसे यह पता चला कि वह, एक प्राउड प्रिंस, ऐसे छोटे मोटे काम भी कर सकता है। इन सब चीजों के बारे में सोते हुए ईशानी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। क्या हुआ? ईशानी की हंसी सुनने के बाद अभिमान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और धीरे से उससे पूछा। कुछ नहीं, ईशानी ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम थोड़े अनरियल हो। अभिमान चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी काली आंखें समुद्र की जितनी गहरी थी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की निगाहों में ईशानी के गाल गुलाबी होने लगे थे। उसने अपनी नजरें फेर ली और उससे कहा, जल्दी करो, वॉश द डिशेज। उद्धरण चिन्ह। उसकी कमर अचानक कस गई थी। वह आश्चर्य के साथ पीछे मुड़ी और तभी अभिमान ने उसके होठों को चूम लिया। वो काफी धीरे और कोमलता के साथ लगातार उसकी होठों को चूस रहा था। वो उसे काफी इंटेंसली किस कर रहा था। काफी देर बाद उसने अनिच्छा से उसके होंठ छोड़े और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपनी सांसों को संभालते हुए ईशानी भी उसकी छाती पर झुक गई। अभिमान के शांत दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। अभिमान धीरे से उसके बालों को चेहरा रहा था और उसने उसे बहुत देर तक अपने गले से लगाए रखा। उन दोनों की शांत और गहरी आवाज है रसोई में सुनाई दे रही थी। क्या अब तुम्हें सब रियल फील हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान का सवाल सुनकर ईशानी एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसे होश आया। उसके शब्दों के कारण ही अभी कुछ देर पहले अभिमान ने उसे किस किया था। ये सोचने के बाद वो हंसी बिना नहीं रह सकी। हाँ, ये हमेशा रियल ही होता है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में से आजाद कर दिया। अब बर्तन धो लो। उद्धरण चिन्ह। अब बर्तन धो लो। इन 4 शब्दों में पूरा माहौल खराब कर दिया था। ईशानी आहें भरने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। ईशानी जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि अभिमान कमरे में नहीं था। वह घबरा गई और कमरे में से बाहर चली गई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी कितना मान रही है, तुम उसे खरीदो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने आशीष से कहा, जो फोन की दूसरी तरफ था। अभी अगर ऐसा ही है तो वे लोग जानबूझकर उसकी कीमत बढ़ा देंगे। आशीष की आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह इसे बेचने की इच्छुक है। जिस बात का उसे डर था वह कंपनी की ऊंची कीमत नहीं थी, बल्कि यह थी कि दूसरी पार्टी उसे बेचना नहीं चाहती थी। देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने गंभीरता के साथ जवाब दिया, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अभी तुम अपने प्यार के लिए पैसे पानी में बाहर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज मजाक से भरी हुई थी। प्यार। अभिमान की नज़र टेबल पर रखी हुई फोटो पर पड़ी, जो उसकी और ईशानी की थी। इस फोटो को उन्होंने एम्यूजमेंट पार्क में लिया था।
उसे तस्वीर के अंदर ईशानी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूमियत और उज्ज्वलता के साथ मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान की मुस्कुराहट काफी संयमित थी, लेकिन ये साफ था कि इस वक्त वह अच्छे मूड में था। उसने फोटो की हार्ड कॉपी निकाल वाली थी और उसे एक फ्रेम में रखकर अपने टेबल पर रखवा दिया था। अगर मैं भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ईशानी ने कहा था, तो तुम मुझे तस्वीर में देख लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वह मन ही मन में मुस्कुराया। उसकी नज़र फोटो में मुस्कुराते हुई लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें कोमलता से भर गई। वह उसकी अंधेरी जिंदगी में बिल्कुल किसी रोशनी की तरह आई थी। उसकी पूरी जिंदगी बिल्कुल बस की तरह ठंडी थी और ईशानी उसकी जिंदगी में बिल्कुल सूरज की गर्म किरण की तरह आई थी। उसने उसकी जिंदगी को गर्माहट और रोशनी से भर दिया था। फोन की दूसरी तरफ आशीष ने अपने भाई की आवाज नहीं सुनी तो उसने पूछा, क्या तुम अभी भी कॉल पर हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान अभी भी चुप था। जैसे ही आशीष फोन रखने वाला था तो उसकी आवाज आई, आशीष, अगर और मैं करने का अग्निहोत्री ग्रुप को ले लेती है तो तुम घर जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अभी, तुम बहुत निर्दयी हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने फोन ऐसे रख दिया जैसे उसने दूसरी तरफ से आ रही रोने की आवाज सुनी ही ना हो। दरवाजे के बाहर काफी देर से ईशानी खड़ी हुई थी और दरवाजे की वजह से अभिमान उसे और नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने उसे वहां नोटिस नहीं किया। उसने अपने होठों को कसकर भींच दिया। अभिमान के शब्द सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद वो घूमी और वहां से वापस अपने कमरे में चली गई। शांत कमरे में पर देखकर सर बंद थे और रोशनी काफी धीमी थी। पूरे कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। अभिमान ने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला आया। उसकी नज़र बद पर पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल किसी समुद्र की तरह गहरी थी। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने बेड पर शांति के साथ सोई हुई ईशानी के चेहरे की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह नीचे झुका और उसने प्यार से ईशानी के माथे को चुम लिया। कंबल के अंदर ईशानी ने अपने हाथों की मुठियां कसकर भींच ली। वह उसके घर में सांस अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी। वह घबरा गई थी। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं अभिमान को पता न चल जाएगी वह सोने का नाटक कर रही है। लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी ही वहां से चला गया। ईशानी ने चुपचाप एक राहत की सांस ली और फिर अभिमान उसके बगल में लेट गया। शायद इसलिए कि उसे उसके जग जाने का डर था, तो अभिमान ने हमेशा की तरह उसे अपने गले नहीं लगाया। ईशानी ने चादर को कसकर अपने हाथों में भिंचा और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। उसने एक बार फिर उसे कसकर भिंचा और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। वह काफी देर तक ऐसा ही करती रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अभिमान की तरफ पलट गई। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अभिमान एक पल के लिए चौंक गया और फिर धीरे से उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया। तुम सो क्यों नहीं रही हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे नींद नहीं आ रही है, उसने उसकी बाहों में उत्तर दिया। क्या बात है? अभिमान ने काफी धीरे से उससे पूछा। ईशानी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ अटक गया है। उसने अभिमान की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। अभी, उसने धीरे से उसे पुकारा। उद्धरण चिन्ह। मैंने सब कुछ सुना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद अभिमान कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने उससे पूछा, तो क्या तुम दुखी हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने धीरे से अपनी गर्दन ना हिलाई। नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह कुछ देर के लिए चुप रही और फिर बोली, अग्निहोत्री ग्रुप मेरे पिता का खजाना है। पापा ने बहुत मेहनत करके इसे खड़ा किया था। मैं इसे ऐसे ही किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकती हूँ। चाहे अब पापा को होश आए या नहीं, लेकिन मुझे अग्निहोत्री ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। तो, उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अभिमान पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया, और मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी हंसने लगी। उसकी उज्ज्वल मुस्कान को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही है? अभिमान ने उससे पूछा। क्या? ईशानी को अचानक उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। तो चलो मैं सोने में तुम्हारी मदद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके होठों पर कोने एक अर्थपूर्ण मुस्कान में बदल गए और बहुत तुरंत मूड गया। इस वक्त अभिमान ईशानी के ऊपर था और ईशानी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। ईशानी के होठों की तरफ देखते हुए अभिमान उसकी तरफ झुक गया और उसने उसके होठों को चुम लिया।
पल एंटरटेनमेंट ग्रुप में एक हिट आईपी खरीदी थी और अब वह अपनी खुद की एक प्राइम टाइम टीवी सीरीज में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा था। फिल्मिंग होने से पहले ही एक काफ़ी पॉपुलर टीवी शो बन चुका था। आखिरकार उसका डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि खुद वरुण मेहता था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी फेमस और बड़ा डायरेक्टर था। उसे सीरीज के अंदर उसने काफ़ी फेमस एक्टर और एक्ट्रेस को लिया हुआ था। पूरी सीरीज की कास्ट काफ़ी महंगी और पॉपुलर थी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फिल्मिंग शुरू होने से पहले ही उसने इतना ध्यान आकर्षित कर लिया था। मुझे उसे सीरीज के अंदर सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करना है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपने मैनेजर से दृढ़तापूर्वक कहा। उसके सारे शब्द इतनी मजबूत थे कि असहमति के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन कंपनी ने पहले ही उसे रोल के लिए किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मुझे डर है कि उद्धरण चिन्ह। मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी हाल में वह रोल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह एक काफ़ी बड़ा आईपी प्रोडक्शन था। अगर कनिका को किसी भी तरह उसके अंदर सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल जाता है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में उसे काफ़ी मदद मिलेगी। उसके मैनेजर ने देखा कि वह इतनी दृढ़ थी कि वह बातचीत करने की कोई जगह ही नहीं थी। कनिका कोई भी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका ये रविवार देखकर वह सिर्फ वहां भर सकती थी। मैं सीनियर मैनेजर से बात करूंगी और देखूंगी कि वहां बदलाव करने के लिए कोई जगह है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद वह मुड़ी और वहां से जाने लगी। एक मिनट रुको, कनिका ने उसे पीछे से आवाज देकर रोक लिया। कनिका के रोकने के बाद वह मोड़ी और उसने उसकी तरफ देखा। माया के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ। उद्धरण चिन्ह। लंच ब्रेक में ईशानी और नंदिनी खाना खाने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने कनिका को कंपनी की फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में जाते हुए देखा। ईशानी इस वक्त कनिका का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से प्लांट के पीछे खींच लिया। ये तुम क्या कर रही हो? नंदिनी को समझ नहीं आया कि वह दोनों ऐसे छुप क्यों रहे हैं। ईशानी ने कनिका की तरफ देखा, जो पहले ही दरवाजे तक जा चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि वह हम दोनों को देखें, वरना वह यहीं पर शुरू हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने कहा, ओह, क्या तुम्हें एक बात पता चली? कनिका ने कंपनी के सीनियर मैनेजर को एक मैसेज भेजा था। उसने कहा था कि अगर उसे वरुण मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई नई सीरीज के अंदर सेकंड फीमेल लीड का रोल नहीं मिला तो वह कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी और साथ ही कंपनी के ऊपर केस भी फाइल कर देगी, और साथ ही उसे कैसे के वक्त एक काफ़ी बड़े अमाउंट का कंपनसेशन भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गॉड। जब 120 चैप्टर 120। कनिका को अपने सामने देखकर ईशानी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ एक के किनारे में जाकर छुप गई थी। लेकिन नंदिनी को समझ नहीं आया कि वह दोनों छुप रहे हैं, इसलिए उसने ईशानी से इसका कारण पूछा। ईशानी ने कनिका की तरफ देखा, जो पहले ही दरवाजे तक जा चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि वह हम दोनों को देखें, वरना वह यहीं पर शुरू हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने कहा, ओह, क्या तुम्हें एक बात पता चली? कनिका ने कंपनी के सीनियर मैनेजर को एक मैसेज भेजा था। उसने कहा था कि अगर उसे वरुण मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई नई सीरीज के अंदर सेकंड फीमेल लीड का रोल नहीं मिला तो वह कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी और साथ ही कंपनी के ऊपर केस भी फाइल कर देगी, और साथ ही उसे कैसे के वक्त एक काफ़ी बड़े अमाउंट का कंपनसेशन भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गॉड। ईशानी ने विश्वास के साथ व्यंग्य किया, वह लड़की बैंक लूटने की प्लानिंग क्यों नहीं करती है? उद्धरण चिन्ह। और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कंपनी उसके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? वह कोई ऐसी सेलिब्रिटी तो है नहीं जिसकी वजह से हमारी कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा हो। वैसे भी जब से कंपनी ने उसे साइन किया है, मुझे तो लगता है कि तब से हम घाटे में ही चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को लग रहा था कि कनिका को खुद पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। मुझे लगता है कि वह नमन की सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। उन दोनों के बारे में सोचते हुए नंदिनी अपना तिरस्कार छिपा नहीं पा रही थी। क्या ऐसी बात है? ईशानी ने ठंडे स्वर में कहा, अब जब स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के बस रोहित मेहरा है तो त्रिपाठी फैमिली अब क्या ही कर सकती है? मुझे लगता है कि कनिका खामखा इतनी मेहनत कर रही है, अंत में वह अपने कोड़े हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाएगी। रोहित का नाम सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर कुछ अजीब तरीके के भाव उतर आए, लेकिन उसने जल्दी ही उन सभी भावों को छुपा लिया। अपनी बात कहते हुए ईशानी ने उसे और ध्यान नहीं दिया था। तो फिर हमें देखने के लिए एक अच्छा शो मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। जब नंदिनी को लगा कि कनिका की सारी मेहनत खराब हो जाएगी तो वह खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सकी। जब ईशानी ने नंदिनी के चेहरे के भाव को देखा तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी।
इसके अलावा वो खुद भी उसे दिन का इंतजार कर रही थी जब कनिका के सारे सपने टूट जाएंगे। माया को पर्सनली डायरेक्टर वरुण मेहता ने अपनी सीरीज टेल्स ऑफ पैलेस में फीमेल लीडिंग रोल प्ले करने के लिए चुना था। ये खबर पूरी मीडिया में छा रही थी और इसे पूरी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। इसलिए कनिका माया के साथ शुरुआत करना चाहती थी। आखिरकार नमन ने भी माया को उसकी मदद करने के लिए कहा था। उसे पूरा यकीन था कि माया सेकंड फीमेल लीड का रोल पाने में उसकी पूरी मदद करेगी, क्योंकि उसने नमन से वादा किया था कि वह कनिका की मदद करेगी। आई एम सॉरी मिस कनिका, लेकिन मुझे डर है कि मिस माया आपसे नहीं मिल पाएगी। इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। लेकिन कनिका को आश्चर्य हुआ जब माया ने उससे मिलने से मना कर दिया। और जिसने ये किया था वह और कोई नहीं बल्कि माया का मैनेजर थी। माया की मैनेजर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गोल्ड मैनेजर थी और कनिका उसे ऑफन करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं केवल अपना गुस्सा दबा सकती थी और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर सकती थी। उसने प्यार से कहा, निकिता, आप भी जानती है कि मेरे माया के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। प्लीज़ मेरी उससे बात करने में मदद कीजिए। मैं सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सॉरी, लेकिन उसके पास तुमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। निकिता वत्स का रवैया काफ़ी आइडियल था और बातचीत के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। निकिता की बात सुनने के बाद कहीं का खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक पा रही थी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने ठंडी नज़रों के साथ निकिता को देखा। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम माया के मैनेजर हो, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? निकिता ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछा। अगर तुमने मुझे माया से नहीं मिलने दिया तो मैं। उद्धरण चिन्ह। निकिता। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि कनिका अपनी बात खत्म कर पाती कमरे में से एक धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ माया की थी। अगले ही पल निकिता के पीछे के दरवाजे खुल गए और वहां से माया बाहर आ गई। जब उसने अपने सामने कनिका को देखा तो उसने हैरान होने का दिखावा किया और कहा, ओह, तो तुम थी। मैं बस यही सोच रही थी कि निकिता से कौन बात कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपनी आंखों में ठंडेपन के भाव के साथ उसकी ओर देखा। क्या माया को पता नहीं था कि वह आ रही है? वो कितनी पाखंडी है। हालांकि कनिका अपने आज के अपमान को सिर्फ बर्दाश्त कर सकती थी। वह मुस्कुराए और बोली, माया, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मैनेजर मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने बिना किसी बुरी इंटेंशन की उसके साथ थोड़ा झगड़ा किया। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली और अपने बगल में खड़ी हुई निकिता की तरफ देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, निकिता को लगा होगा कि मैं आराम कर रही हूँ, इसलिए वह नहीं चाहती कि कोई मुझे परेशान करे। उद्धरण चिन्ह। माया की एक्सप्लेनेशन सुनकर कनिका के चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने हॉ की मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा, हालांकि वे दोनों ही जानते थे कि उनकी आंखों का मतलब क्या था। तुम फर्स्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। कनिका की रिक्वेस्ट सुनने के बाद माया थोड़ी हैरान थी। फिर उसने मन ही मन व्यंग्य किया। कनिका की पॉपुलैरिटी और उसकी एक्टिंग स्किल के साथ एक मेजर आईपी सीरीज में फर्स्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल वास्तव में उसकी पहुंच से बाहर था। उसे संतुष्ट करने के लिए तो एक नौकरानी का काम देना ही काफ़ी होगा। हाँ, कनिका ने अपना सिर हिलाया। मैं इस सीरीज़ की ओरिजिनल बुक पढ़ी है। फर्स्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल काफ़ी अच्छा है और वो रोल काफ़ी लिवेबल है। मुझे लगता है कि अगर मुझे वह रोल मिल जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी वापसी आसानी से हो सकती है। उसी रोल के साथ लोग मुझे काफ़ी पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बात सुनने के बाद माया हंसी और सोफे पर पीछे झुककर बैठी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस रोल को निभा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कनिका की आंखें अचानक ठंडी हो गई। माया ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि अगर तुम इस रोल को हासिल करना ही चाहती हो तो तुम्हें जाकर इसके लिए लड़ना चाहिए। अभी तक उसे रोल के लिए कोई भी स्टार फाइनल नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुम्हें वह रोल मिलने की संभावना काफ़ी कम है। माया ने मन ही मन कहा। क्या ये कोई नई बात थी? कनिका ने मन ही मन सोचा। मैं चाहती हूँ कि तुम डायरेक्टर वरुण को मुझे रिकमेंड करो। तुम मेरी सिफारिश कर सकती हो। कनिका के यहाँ आने का असली उद्देश्य यही था। क्यों? वो दोनों कोई रिलेटिव या कुछ और नहीं थे और यह कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन था। वैसे भी माया को कनिका की एक्टिंग स्किल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था।
और वह नहीं चाहती थी कि अगर कनिका भविष्य में कुछ भी मामले बिगाड़ देती है तो उसमें उसे फंसाया जाए। वह कनिका के साथ अपना नाम जोड़ना ही नहीं चाहती थी। क्यों? कनिका ने अपनी भौहें चढ़ा ली, वह कोई कारण नहीं सोच पा रही थी। वैसे भी माया कहीं का भी कोई मदद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया। निकिता तुरंत माया की बात समझ गई और उसने विनम्रता के साथ कनिका से कहा, मिस कनिका, माया का भी एक इंटरव्यू होने वाला है, जिस वजह से उसके पास बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इनडायरेक्टली निकिता अब कनिका को बाहर से जाने के लिए कह रही थी। कनिका ने निकिता की तरफ देखा और फिर माया की तरफ। माया के चेहरे के भाव देखकर कनिका समझ गई थी कि वह स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने होंठ ऐसे कटे जैसे उसने अपना मन बना लिया हो और बोली, अगर तुमने मेरी मदद की तो नमन पर्सनली तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। उद्धरण चिन्ह। जब तक जरूरी ना हो तब तक कनिका कभी नमन को बीच में नहीं लाती थी, लेकिन इस बार इस रोल को हासिल करने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी। तो अब वह शांति के साथ माया के जवाब का इंतजार करने लगी। माया ने ठंडी नज़रों के साथ उसे देखा। उसके लाल होठ मुड़े हुए थे। मिस कनिका, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। उद्धरण चिन्ह। यह एक उपहार था। कनिका इसे पहचान गई थी, लेकिन उसने बस माया को दृढ़ता से देखा। तुम्हारे बारे में क्या तुम भी उतनी ही स्मार्ट हो? उद्धरण चिन्ह। माया के चेहरे के भाव कठोर हो गए, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। माया की बात सुनने के बाद कनिका को अपने दिल की धड़कनें दोबारा नॉर्मल होती हुई महसूस हुई। उसने चुपचाप राहत की सांस ली, फिर वह खड़ी हो गई और बोली, मुझे अब तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। उसने माया को घूर कर देखा और अपने मैनेजर के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निकिता ने व्यंग्य करते हुए कहा, कनिका ने वाकई पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है। यहाँ तक कि अब उसने अपने मंगेतर को भी इन सब चीज़ों के बीच में घसीट लिया है। वो उसके ऊपर शर्तें लगाने लगी है। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपने नाखूनों की तरफ देखा जो रेड नेल पॉलिश से कर हो रखे थे। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी और उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। जल्द ही वह उसका मंगेतर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बेचारे नमन को तो पता भी नहीं था कि उसकी मंगेतर ने एक रोल के लिए उसे धोखा दे दिया है। जब से ईशानी और रोहित को एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता चला था, तब से रोहित ने अक्सर ऑन से ईशानी को सीईओ के ऑफिस में आने के लिए कहा था। एक या दो बार ऐसा कहना ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा होने लगा, कंपनी के लोगों ने उन दोनों के बारे में अफवाही फैलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को कहा था कि ईशानी करोगी की गर्लफ्रेंड है। कुछ लोग कह रहे थे कि रोहित ने सिर्फ ईशानी के लिए ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप खरीदा है। ऐसा करने में उसने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए थे। कुछ लोगों ने अमीर और पावरफुल फैमिली के बीच हो रहे कुछ ड्रामा की कल्पना की। उन लोगों ने कहा कि ईशानी रोहित की पहली प्रेमिका थी और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें मेरा परिवार की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। जब नंदिनी और ईशानी को इन सभी अफवाहों के बारे में बताया गया तो ईशानी की आंखें कठोर हो गई और उसने तिरस्कार के साथ कहा, इतनी बकवास प्लॉट तो किसी नौसिखिया राइटर के नॉवेल में भी नहीं होता है। उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं रोहित की दर की चाची या उसकी कोई रिश्तेदार हूँ? हर जगह ये बकवास लव स्टोरी बनाना जरूरी है क्या? उद्धरण चिन्ह। इन सभी बदनामी भारी अफवाहों के बीच केवल वही अपना मनोरंजन कर सकती थी। दरअसल ये ईशानी नहीं थी जो अपना मनोरंजन कर रही थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसे इस तरह की बकवास बातों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह इन सब की परवाह करती तो यह और भी ज़्यादा अपमानजनक हो सकता था। साफ हाथों को धोने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसने हमेशा की तरह अपना काम किया और आराम किया। उसने उन सभी अफवाहों का अपने ऊपर कोई असर नहीं होने दिया, लेकिन किसी पर अब और रुक नहीं जा रहा था। ओह, क्या ये हमारे फ्यूचर सीईओ की पत्नी नहीं है? ईशानी हाथ में कप लेकर टी रूम में चली गई। वहां जाने के तुरंत बाद उसके कानों में एक खट्टी आवाज़ सुनाई दी।